ये नोवेल अब तक बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल चुकी है एंड अब ये नोवेल तुम्हें भी बदलने वाली है। ये स्टोरी तुम्हें सिखाएगी कि आखिर लाइफ को जीना किस तरीके से चाहिए। एक टूटे हुए अकेले इंसान की कहानी जो कि लाइफ से हार चुका है। लाइफ ने उस इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया, बट कैसे तुम्हारी लाइफ में एक दूसरा इंसान आकर तुम्हें पूरी तरीके से बदल देता है। और ये स्टोरी तुम्हें तुम्हारी लाइफ के उस पर्सन को ढूंढने में मदद करेगी। वेल गाइस, नोवेल का नाम है 3 Days of Happiness, एक मास्टरपीस नोवेल और मांगा जो कि तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख देगा। और यह स्टोरी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। वेल हेलो फैमिली, मैं हूँ तुम्हारा होस्ट एंड दोस्त निखिल। बाकी ज्यादा देर ना करते हुए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, मांगा की स्टार्टिंग में हमें समर फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि बेसिकली फ्रेंड थे। अब यहाँ पर ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों आज से 10 साल बाद समर फेस्टिवल के दौरान दोबारा से यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आज से 10 साल बाद ये दोनों फेमस हो जाएंगे एंड अगर इन दोनों को कोई भी पार्टनर नहीं मिलेगा तो ये दोनों आपस में शादी कर लेंगे। देन सीन शिफ्ट होता और हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर हमें ये लड़का यानी कि अपना MC कुशीनोगी दिखाया जाता है, जो कि अब 20 साल का चुका था और वो एक पार्ट टाइम जॉब करता था। और अब ना तो कुशीनोगा को कोई परिवार था और ना ही कोई दोस्त, वो बस अकेला रहता था और जैसे तैसे अपनी जिंदगी को काट रहा था। इवन उसे तो अपनी दोस्त हिमिनो से मिले हुए भी पूरे 10 साल बीत चुके थे एंड जैसा उसने इन 10 सालों के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ना तो कुशीनोगो के पास में कोई बात करने वाला है और ना ही कुशीनोगी फाइनेंशियली स्टेबल है। बेसिकली ऐसा इसलिए बिकॉज कुशीनोगो को उसकी पार्ट टाइम जॉब से भी बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए अब उसके पास में खाने के भी पैसे नहीं है। इसलिए अब कुशीनोगी डिसाइड करता है कि उसके पास में जितनी भी बुक और DVD मौजूद है वो उन सबको बेच देगा ताकि वो पैसे जुटा सके। इसलिए कुशीनोगी अपनी बुक लेकर बुक स्टोर जाता है, जहाँ पर उसे उन सभी बुक के सिर्फ थोड़े से ही पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर कुशीनोगो की ऐसी हालत देखकर उस स्टोर का ओनर कुशीनोगो से कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम अपनी लाइफ बेचकर थोड़ा सा पैसा क्यों नहीं कमा लेते। हाँ, मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगा कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी लाइफ स्पैन, अपने रिलेशनशिप और अपनी हेल्थ को बेचकर पैसा कमा सकते हो। शहर के अंदर एक फैसिलिटी मौजूद है जो कि इन सारी चीजों को खरीदती है। ट्रेन स्टेशन के पास मौजूद बिल्डिंग से लेफ्ट लेना, जिसके बाद में तुम्हें एक लाल कलर की छोटी सी बिल्डिंग दिखेगी। चुपचाप उस बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर चले जाना, तुम्हें वहाँ पर उनका ऑफिस मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुशीनोगो को उस अंकल की बात पर भरोसा तो नहीं था, बट स्टिल कुशीनोगो उस अंकल से उस फैसिलिटी का कार्ड ले लेता है। खैर इसके बाद में कुशीनोगो अपनी CD बेचने के लिए एक दूसरी शॉप के अंदर जाता है, बट उस शॉप का ओनर भी कुशीनोगो की हालत देखकर वही सेम बात बोलता है जो सेम बात उस बुक स्टोर वाले अंकल ने बोली थी। और यहाँ पर इस शॉप का ओनर भी कुशीनोगो को उस फैसिलिटी का एड्रेस दे देता है। अब काफी ज्यादा सोचने के बाद में कुशीनोगो एट द एंड उस फैसिलिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक लड़की कुशीनोगो का स्वागत करती है एंड यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम मियागी बताया जाता है। अब यहाँ पर मियागी कुशीनोगो से पूछते कि आखिर वो क्या बेचना चाहता है, टाइम, हेल्थ या रिलेशनशिप। एंड इस पर कुशीनोगी डिसाइड करता है कि वो अपना टाइम बेचेगा। एंड इस पर मियागी बोलती है, तुम्हारे लाइफ स्पैन की वैल्यू निकालने में टोटल 3 घंटे का टाइम लगेगा, तो प्लीज तुम 3 घंटे बाद में आना। जिसके बाद में कुशीनोगो बाहर जाकर टाइम पास करने लगता है, जिस दौरान उसे एक बात याद आती है। वेल, अपने बचपन की बात, जब उसके क्लास टीचर ने स्कूल के सभी बच्चों से ये बात पूछी थी कि अगर उन लोगों को मौका मिले तो वो अपनी लाइफ की कितनी वैल्यू लगाएंगे। अब अपने टीचर के मुंह से ये बात सुनकर सारे बच्चे सोचने लगते हैं, बट तभी एक लड़की बोलती है, एक इंसान अपनी पूरी लाइफ के अंदर 100 मिलियन से लेकर 300 मिलियन येन कमाता है, तो लगभग एक इंसान की लाइफ की वैल्यू 300 मिलियन येन तो होनी ही चाहिए। अब इस पर काफी सारे बच्चों का काफी अलग अलग जवाब था। कुछ बच्चों के लिए लाइफ को पैसे से नापा ही नहीं जा सकता था और कुछ बच्चों के लिए ये लाइफ वर्थलेस थी। एंड यहाँ पर अपना कुशीनोगो भी बिल्कुल यही सोच रहा था कि एट द एंड उसे कम से कम 300 मिलियन येन तो मिलेंगे। खैर इसके बाद में 3 घंटे बीत जाते हैं और कुशीनोगी अगेन उस फैसिलिटी के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ की वैल्यू थी 3 लाख येन। अब यहाँ पर कुशीनोगी सोचने लगता है कि अब वो 20 साल का हो चुका है एंड अगर अब वो 80 साल और जिएगा तो उसे उसकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर 24 मिलियन येन मिलेंगे, यानी कि हर साल के 3 लाख येन। और ये सच में बहुत ज्यादा कम थे। बट यहाँ पर वो लड़की मियागी कुशीनोगो से बोलती है, सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, 3 लाख येन पूरे साल के नहीं बल्कि आपके पूरे लाइफ टाइम की वैल्यू है, जो कि आपकी अब तक बची हुई है, यानी कि 10,000 येन पर ईयर
ईयर। आपकी लाइफ के अंदर टोटल 3 साल 3 महीने और बचे हैं। आपको इस फैसिलिटी के अंदर मौजूद अब तक के सबसे कम पैसे मिले हैं, यानी कि पूरे 10,000 येन। एक आदमी की लाइफ स्पैन की वैल्यू डिसाइड की जाती है कि आखिर वो आदमी कितना हेल्दी है, उसके दूसरों के साथ में रिलेशनशिप कैसे है, वो आदमी समाज पर क्या इम्पैक्ट डालता है, एंड वो आदमी अब तक अपने कितने ड्रीम को अचीव कर चुका है। और अगर इन सारी चीजों को कंसीडर की जाए तो आपकी लाइफ की वैल्यू 10,000 येन से भी कम होती है। बट हमारी फैसिलिटी आपको 10,000 येन भी इसलिए दे रही है क्योंकि हमारी पॉलिसी के अंदर हम किसी को भी 10,000 येन से कम दे ही नहीं सकते। एंड अब तुम ये बात सुनकर अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर कुसिनोगो की लाइफ कितनी ज्यादा वर्स्ट चल रही थी। अब मियागी के मुंह से ये बात सुनकर कुसिनोगो अपने बचे हुए 30 साल भी बेच देता है, जिसके उसे टोटल मिलते 3 लाख येन। बट बाकी के बचे हुए 3 मंथ कुसिनोगो बिल्कुल भी नहीं बेचता, इस उम्मीद में कि उसके साथ इन 3 महीनों के दौरान जरूर कुछ अच्छा हो सकता था, कुछ ऐसा जो कि उसकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर नहीं हुआ। एंड हाँ, 3 महीने खत्म होने के बाद में कुसिनोगो की मौत होने वाली थी। खैर सीन शिफ्ट होता और हमें सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पर कुसिनोगो के घर के बाहर मौजूद थी मियागी। अब यहाँ पर मियागी कुसिनोगो को ये बताती है कि आज से 3 महीने तक वो उसके साथ रहेगी एज अ ऑब्जर्वर, ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके कि कुसिनोगो इन 3 महीने के दौरान क्या क्या कर रहा है। बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ के लास्ट टाइम के अंदर काफी सारी गलत चीजें करते हैं, जैसे कि अपने दुश्मन का गेम बजाना या फिर किसी लड़की के साथ में जबरदस्ती करना। एंड कुसिनोगो ऐसा ना कर दे, इसलिए मियागी इस पूरे समय उसके साथ थी। बट उसे लास्ट के 3 दिन मिलेंगे जब वो एंजॉय कर सकता है, और अगर इस दौरान कुसिनोगो कुछ भी गलत करता है तो मियागी उसके लाइफ स्पैन को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। बेसिकली वो कुसिनोगो को मार देगी। खैर इसके बाद में मियागी कुसिनोगो के साथ रहने लगती है। एंड कुसिनोगो जहाँ पर भी जाता है मियागी हर जगह उसका पीछा करती है। खैर इन सब चीजों के कुछ दिन बाद कुसिनोगो अपनी एक टू डू लिस्ट बनाता है, बेसिकली ऐसे कुछ कामों की लिस्ट जो कि वो मरने से पहले करना चाहता था। एंड वो काम थे ये है कि वो अब से स्कूल नहीं जाएगा, वो कोई भी काम नहीं करेगा, वो हर समय टेस्टी फूड खाएगा और सिर्फ ब्यूटीफुल चीजों को देखेगा। मरने से पहले वो अपनी विल लिखेगा, अपने बचपन के दोस्त नारुतो से मिलेगा, एंड फाइनली हिमुनो से मिलकर उसे अपनी फीलिंग को कन्फेस करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर कुसिनोगो अपने एक फ्रेंड वाकाना को कॉल करता है ताकि वो उससे बात कर अपने मन को हल्का कर सके। बेसिकली जब से कुसिनोगो को पता चला है कि वो 3 महीने के अंदर मारा जाएगा, तब से वो हर एक इंसान के साथ में इंटरेक्ट करना चाहता है ताकि जितना हो सके लोग उसे याद रख सके। बट वाकाना कुसिनोगो का कॉल पिक नहीं करता। इवन जब वो कुसिनोगो को मैसेज करता है कि कल क्या वो उसके साथ घूमने चलेगा, बट वाकाना वो कुसिनोगो के मैसेज को भी सीन नहीं करता। एंड इसलिए कुसिनोगो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। एंड वो मियागी से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है कि वो फ्यूचर के 30 साल जो कि उसने मियागी की फैसिलिटी को बेच दी है, आखिर उन 30 सालों के दौरान उसके साथ में हुआ क्या था। एंड ये सुनकर मियागी बोलती है फ्यूचर को एक्यूरेट बताना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, बट किसी इंसान के पास्ट और प्रेजेंट वर्जन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस आदमी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। और अगर मैं तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करूँ तो वो ये है, बेसिकली तुमने तुम्हारे लाइफ के 10 साल अकेले रहकर बर्बाद कर दिए, और जब तुम 30 साल के हो गए तब तुम अकेले थे, लेकिन तुमने अपना अकेलापन दूर करने के लिए बाइक राइडिंग को अपनी हॉबी बना लिया। लेकिन कुछ सालों बाद उस बाइक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से तुम्हारे दोनों पैर टूट गए। इसलिए फिर एट द एंड तुमने डिसाइड करा कि तुम अपनी जिंदगी को एंड कर लोगे, एंड इसी के साथ में तुम्हारी लाइफ यहीं पर खत्म हो जाती है। बट सरप्राइजिंगली ये सब सुनकर गुस्सा या फिर डिप्रेस होने के बजाय कुसिनोगो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अच्छा हुआ कि उसने अपना पूरा लाइफ स्पैन बेच दिया, अब उसे किसी भी तरीके का दुख झेलना नहीं पड़ेगा। I mean, वो सारे डिप्रेसिंग 10 साल। अब यहाँ पर मियागी कुसिनोगो को ये बताती है कि तुम अपनी लाइफ को 2 बार और बेच सकते हो, पहले तो तुम्हारी लाइफ के 3 महीने और दूसरा तुम्हारी लाइफ के 3 दिन। बट कुसिनोगो अगेन ऐसा नहीं करता, वो अपने लास्ट के 3 मंथ बिल्कुल भी नहीं बेचता, इस उम्मीद में कि शायद उसके साथ में कुछ अच्छा हो जाए, उसके लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट जो कि वो मरने से पहले याद रख सके। इसलिए यहाँ पर कुसिनोगो अपनी बची हुई लाइफ को बिल्कुल भी सेल नहीं करता। बट मेरा एक क्वेश्चन है, आखिर ऐसा करने से हासिल क्या होगा? आखिर अपनी लाइफ को बेचने के बाद में जो पैसा तुम्हें मिलेगा, आखिर तुम उसे खर्च कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास में टाइम ही नहीं मौजूद होगा, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी लाइफ, फिर तो ये दोनों बर्बाद है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग अपनी लाइफ से हार चुके होते हैं, ना तो उन लोगों को पैसे से मतलब होता है, ना ही अपनी जिंदगी से। बस वो लोग तो किसी भी तरीके से अपनी सफरिंग से भरी हुई लाइफ को एंड करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग शायद अपने पूरे लाइफ स्पैन को बेच देते होंगे। खैर हम देखते हैं कि कुसिनोगो अपने बचपन की टू डू लिस्ट की जो सबसे पहली चीज करता है वो ये थी कि वो अपने बचपन के दोस्त नारुतो से मिलने के लिए जाता है। एंड इस दौरान हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मियागी को सिर्फ कुसिनोगी ही देख सकता था, बेसिकली उसके अलावा और किसी के लिए भी मियागी इनविजिबल थी, यानी कि इस पूरे समय कुसिनोगी आसमान में बात कर रहा था, जिस वजह से आसपास मौजूद लोग कुसिनोगो को पागल समझने लगते हैं।
फिर इसके बाद में नारुतो वहाँ पर आता है। देन ये दोनों उसके बाद में आपस में स्कूल के दिनों को याद करते और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। बट ठीक तभी नारुतो कुशीनोगी की ड्राइंग और उसकी हालत का मजाक उड़ाने लगता है, जो सुनकर कुशीनोगी का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। बेसिकली कुशीनोगी ने अपनी ड्राइंग बंद कर दी थी, बट वो अपनी आर्ट के बारे में मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो उस कैफे में नारुतो से झगड़ा कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में कुशीनोगी अपने घर पर जाता है और वो अपनी विल लिखता है वेल हिमिनो के लिए, बिकॉज वो उससे प्यार करता था और वो उसे अपनी पूरी दुनिया में एक लौता परिवार मानता था। खैर कुशीनोगी 3 घंटे लगाकर वसीयत के तौर पर हिमिनो के लिए एक लेटर लिख देता है, जिसमें उसने लिखा था, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं 10 साल पहले के उस दिन से तुमसे प्यार करता हूँ, जिस वजह से मैं 20 सालों तक अब तक जिंदा रहा, क्योंकि मेरे पास में जिंदा रहने के लिए एक वजह थी, लेकिन अब मैं और ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब मैं थोड़े समय में मरने ही वाला हूँ और अब मुझे आखिरकार इसका एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। एक तरह से मैं पहले ही मर चुका था उस दिन से जब से मैं तुमसे अलग हुआ। अलविदा हिमिनो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि 10 साल पहले का वो कुशीनोगी आज भी तुम्हारे दिल के अंदर जिंदा होगा। बट ऑब्वियसली कुशीनोगी इसके आगे का लेटर बिल्कुल भी नहीं लिख पाता एंड वो एट द एंड लेट जाता है। बट ठीक तभी कुशीनोगी को एक बात याद आती है कि कैसे जब वो स्कूल में था तब उनके टीचर ने उन लोगों को एक लेटर लिखने के लिए बोला था, जिस लेटर में सभी बच्चों ने अपने ड्रीम के बारे में लिखा था और लेटर के लास्ट में टीचर ने सभी लोगों को अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखने के लिए कहा था। जिसके बाद में इन सभी लोगों ने मिलकर वो सारे लेटर एक टाइम कैप्सूल के अंदर गाड़ दिए थे, ताकि आज से 10 साल बाद ये लोग उस लेटर को पढ़ सके। इसलिए यहाँ पर कुशीनोगी डिसाइड करता है कि वो फाइनली उस टाइम कैप्सूल को बाहर निकालेगा, ताकि कुशीनोगी हिमिनो के लेटर को देख सके, क्योंकि कुशीनोगी ने तो अपने लेटर के अंदर हिमिनो का नाम लिखा था, बट यहाँ पर वो ये देखना चाहता था कि आखिर हिमिनो ने अपने लेटर में किसका नाम लिखा था, बिकॉज इस समय कुशीनोगी को एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसे कि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और उसके मरने के बाद वो इंसान उसके लिए आंसू बहा सके। खैर इसके बाद में कुशीनोगी उन सभी लेटर के बीच में हिमिनो का लेटर चेक करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे हिमिनो का लेटर कहीं पर भी नहीं मिलता, जिस वजह से अपना कुशीनोगी अगेन डिप्रेस हो जाता है। एंड यहाँ पर कुशीनोगी मियागी से पूछता है कि आखिर उसने अजीब सी जॉब क्यों चुनी, एंड इस पर मियागी बोलती है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये जॉब बहुत ज्यादा पसंद है या फिर मैं इस जॉब से खुश हूँ, ये जॉब करना सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी है। मैं जब 6 साल की थी तब मेरी मम्मी मेरी तरह एक ऑब्जर्वर थी, लेकिन एक दिन वो मुझे बिना कुछ बताए मुझे अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और फिर इन सब चीजों के 4 साल बाद मेरी मॉम की मौत हो गई और इसलिए मेरे घर पर इस फैसिलिटी से एक दिन एक आदमी आता है जो कि मुझसे बोलता है कि मेरी मॉम ने अपना काफी सारा डेप्थ चुकाया नहीं है, तो मैं अपने डेप्थ को कैसे चुकाऊंगी। और उसने भी मुझे 3 ऑप्शन दिए थे, जो ऑप्शन मैंने तुम्हें दिए थे हेल्थ, टाइम और रिलेशनशिप, एंड मैंने चुना था टाइम को, जिस वजह से मुझे इस फैसिलिटी के लिए 30 साल और काम करना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपनी मॉम का सारा डेप्थ चुका पाऊंगी और इसके बाद में मैं भी बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। अब मियागी के मुंह से ये बात सुनकर कुशीनोगी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करने के लिए हिमिनो से मियागी के बारे में पूछता है कि आखिर हिमिनो के साथ में पिछले 10 सालों के अंदर हुआ क्या था। एंड इस पर अपनी मियागी बोलती है, जब 10 साल पहले तुम हिमिनो की लाइफ से चले गए थे तब से हिमिनो काफी ज्यादा डिप्रेस और अकेली रहने लगी और उसके बाद में हिमिनो की लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, जिसकी वजह से 17 साल की उम्र में हिमिनो को एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। एंड इसी वजह से हिमिनो की फैमिली ने जल्दी से जल्द हिमिनो की शादी करा दी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 साल बाद हिमिनो का डिवोर्स हो गया और अब सिर्फ 2 सालों के अंदर हिमिनो की मौत होने वाली है। अब मियागी के मुंह से ये बात सुनकर कुशीनोगी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, बट वो अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर अपना खुद का लेटर पढ़ता है, जिसमें कुशीनोगी ने लिखा था कि आज मैं जैसा हूँ, अगर आज से 10 साल बाद में मैं बिल्कुल वैसा ही रहा तो मैं हिमिनो से एक बार जरूर मिलूंगा, क्योंकि हिमिनो मेरे बिना बिल्कुल होपलेस है। एंड ये लेटर पढ़ने के बाद में कुशीनोगी डिसाइड करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो हिमिनो से मिलकर ही रहेगा। खैर इसके बाद में कुशीनोगी एक मैप लेकर निकल पड़ता है हिमिनो के घर की तलाश में और काफी देर घूमने के बाद में ये लोग फाइनली हिमिनो के घर तक पहुंच जाते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो पूरा घर पूरी तरीके से खाली था और वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, इसलिए ये लोग हिमिनो के घर पर काफी समय तक वेट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हिमिनो के घर पर कोई भी नहीं आता। इसलिए फिर कुशीनोगी हिमिनो के साथ में उस जगह पर जाता है जहाँ पर इन दोनों ने 10 साल पहले एक दूसरे से वादा करा था और अब यहाँ पर आकर कुशीनोगी पूरी तरीके से हिमिनो के ख्यालों में खो जाता है कि इस समय हिमिनो कहाँ पर होगी, वो क्या कर रही होगी वगैरह वगैरह। बट सरप्राइजिंगली ठीक तभी वहाँ पर हिमिनो आ जाती है एंड यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड एट द सेम टाइम ये दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें भी करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से 10 सालों बाद जो मिल रहे थे
देते हैं। बट हिमिनो को सिंपली सुबह काम पर जाना था, इसलिए वो सिंपली यहाँ से चली जाती है। बट जाने से पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अगले संडे को दोबारा से मिलेंगे। देन अपना कुशिनोगी घर पर आता है और इस दौरान हमें पता चलता है कि इन 10 सालों के दौरान कुशिनोगी ने किसी भी लड़की से बात नहीं करी थी। इसलिए फिर कुशिनोगी सीधा मियागी से हेल्प मांगता है ताकि जब वो एक हफ्ते बाद में हिमिनो से मिले तब उसका हिमिनो के सामने काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े। खैर इसके बाद में मियागी मान जाती है और वो कुशिनोगी के कपड़े चेंज करती है और वो उसकी हेयर स्टाइल भी बदलती है। एंड यहाँ पर कुशिनोगी मियागी के साथ में बोलने की प्रैक्टिस भी करता है। बेसिकली यहाँ पर कुशिनोगी ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसके सामने मियागी नहीं बल्कि हिमिनो बैठी थी। बट यहाँ पर कुशिनोगी के आसपास मौजूद लोग कुशिनोगी को पागल समझ रहे थे बिकॉज उन लोगों को मियागी दिख ही नहीं रही थी। बट अपने कुशिनोगी को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इवन वो तो इस पूरी फेक डेट के दौरान मियागी के साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, जिस वजह से अपनी मियागी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है बिकॉज वो अपनी पूरी लाइफ में कुशिनोगी जैसे पर्सन से कभी भी नहीं मिली थी। खैर इसके बाद में 7 दिन बीतते और कुशिनोगी की रियल डेट का भी टाइम आ जाता है और हम देखते कि हिमिनो और कुशिनोगी साथ में एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी सारा एंजॉय करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी सारी बातें भी करते हैं। अब यहाँ पर कुशिनोगी हिमिनो से पूछता है कि आखिर इन 10 सालों के दौरान उसने क्या करा। एंड इस पर हिमिनो कुशिनोगी से पूछते है कि पहले तुम मुझे बताओ। एंड इस पर कुशिनोगी अपनी दर्द भरी जिंदगी के बारे में हिमिनो को बताता है कि कैसे जब से वो उससे अलग हुआ था वो बस जैसे तैसे कर अपनी जिंदगी को काट रहा था। इवन उसने तो अब ड्राइंग करना भी पूरी तरीके से छोड़ दी थी। अब ये सुनकर हिमिनो कुशिनोगी से बोलती है तो तुमने अपनी आर्ट को भी छोड़ दिया। वैसे मुझे तुम्हारी ड्राइंग सच में बहुत ज्यादा पसंद थी। खैर मैंने हाई स्कूल छोड़ दिया और मैं इसी तरीके से रहने लगी। एंड यहाँ पर हिमिनो कुशिनोगी को सब कुछ बता देती है सिवाय उसकी शादी और उसके बच्चे वाली बात को छोड़ के। एंड आगे वो कुशिनोगी से ये भी बोलती है जहाँ 10 सालों में सारे लोग पूरी तरीके से बदल गए लेकिन मैं अब भी इन 10 सालों के अंदर बिल्कुल भी नहीं बदली। और तुम्हारे बारे में क्या, तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो कुशिनोगी। एंड इस पर कुशिनोगी मियागी से बोलता है नहीं मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मैं इन 10 सालों के दौरान बिल्कुल भी नहीं बदला। और यहाँ पर कुशिनोगी के साथ में उस फैसिलिटी के अंदर जो कुछ हुआ था वो यहाँ पर हिमिनो को वो सब कुछ बता देता है कि कैसे जब वो बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था तो उसने अपना पूरा लाइफ स्पेन बेच दिया था और अब उसके पास में सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। एंड यहाँ तक कि कुशिनोगी हिमिनो को मियागी के बारे में भी बता देता है कि कैसे वो उसकी ऑब्जर्वर है जिसे कि सिर्फ वही देख सकता है। एंड ये सुनकर हिमिनो कुशिनोगी से बोलते कि क्या उसे अंदाजा भी है कि आखिर वो बोल क्या रहा है। बट अगर तुम्हारे पास में सच में इतना कम टाइम बचा हुआ है तो तुम जरूर झूठ नहीं बोलोगे, हम डिनर के बाद में अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। एंड ये बोलकर हम देखते कि हिमिनो वॉशरूम चली जाती है जिसके बाद में काफी सारा टाइम बीत जाता है लेकिन हिमिनो वापस नहीं आती। इसलिए यहाँ पर कुशिनोगी मियागी को वॉशरूम भेजता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद में मियागी जब टॉयलेट से वापस आती है तो वो अपने कुशिनोगी को ये बताती है कि हिमिनो वॉशरूम के अंदर मौजूद ही नहीं थी। बट इन सब चीजों के थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक वेटर आता है जिसके हाथ में हिमिनो का लेटर था जो कि हिमिनो ने उसे देने के लिए कहा था। एंड जब कुशिनोगी हिमिनो के उस लेटर को पढ़ता है तो उसकी जिंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वेल यहाँ पर उस लेटर के अंदर लिखा था टू माय वन एंड ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान देने वाली हूँ क्योंकि मैं तुमसे हमेशा से बहुत ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि इन 10 सालों के दौरान तुमने कभी भी मेरे बारे में एक बार के लिए भी नहीं सोचा। और अब जब तुम अचानक से अकेला पड़ गए और अब तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मेरे सामने आ गए। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। इन पूरे 10 सालों के दौरान तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो और अब जब मैं तुम्हारी लाइफ के लिए कुछ मायने रखती हूँ तो मैं अब तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। एंड ये मेरा असली रिवेंज है। डैम। बेसिकली हिमिनो कुशिनोगी से इतनी ज्यादा नफरत सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि इन 10 सालों के दौरान कुशिनोगी ने एक बार भी हिमिनो के बारे में नहीं सोचा और अब जब उसे उसकी जरूरत महसूस हुई तो वो उसके पास चला आया। जब हिमिनो को कुशिनोगी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो उसके पास मौजूद नहीं था। इसलिए अब जब कुशिनोगी को हिमिनो की जरूरत है तब हिमिनो कुशिनोगी की लाइफ से जा रही है। एंड इस चीज से हमारा लौंडा पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाता है, इतना ज्यादा डिप्रेस कि वो अपना सारा का सारा पैसा पानी में बहा देता है। और ठीक तभी हम देखते कि बरसात भी चालू हो जाती है बट स्टिल मियागी यहाँ पर उसका साथ देती है। अब ऑब्वियसली बरसात में भीगने की वजह से मियागी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए फिर कुशिनोगी मियागी को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने घर ले जाता है। देन ये दोनों घर जाते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली कुशिनोगी बहुत ज्यादा डिप्रेस था, इसलिए फिर मियागी कुशिनोगी को अपने गोद में लेटाकर उसे शांत कराती है। देन धीरे धीरे कर इन दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती है। बेसिकली ये दोनों साथ में घूमते खाते फिरते एंड लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिस दौरान लोग कुशिनोगी को पागल समझ रहे थे बट कुशिनोगी वो लोगों की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एंड इसी के साथ में मियागी भी कुशिनोगी के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती थी एंड इसी वजह से कुशिनोगी धीरे
धीरे धीरे कर अपनी स्मोकिंग की आदत भी छोड़ देता है। देन ये दोनों साथ में अलग अलग जगह घूमते हैं। मियागी अलग अलग चीजों को ड्रॉ करती है, बट मियागी कभी भी अपनी ड्राइंग कुसीनोगी को नहीं दिखाती, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्राइंग सच में बहुत ज्यादा खराब थी। अब इसी तरीके से वक्त बीतता है और मियागी एक दिन कुसीनोगी को अपने साथ में कहीं ले जाती है, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ में बचपन में जाया करती थी। एंड यहाँ पर वो पूरे समय कुसीनोगी को अपनी आंखें बंद रखने के लिए कहती है। एंड जब ये लोग लोकेशन पर पहुँचते तो कुसीनोगी को अपने सामने ये सुंदर नजारा देखने को मिलता है। बेसिकली एक बड़ी सी शांत पड़ी झील जिसके ऊपर मौजूद था तारों से भरा आसमान। एंड हम देखते कि यहाँ पर ये दोनों लेट जाते हैं। एंड इसके बाद में अगेन ये दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। एंड इस दौरान हमें पता चलता है कि जैसे कुसीनोगी के पास में हिमिनो थी, वैसी ही मियागी के पास में भी अपना एक बचपन का दोस्त था। बट जब एक दिन मियागी की तबीयत खराब हो गई थी तब वो काफी समय तक स्कूल नहीं जा पाई थी और फिर एट द एंड मियागी का दोस्त मियागी को पूरी तरीके से भूल गया। एंड इसी के साथ में उसने मियागी के बिना रहना भी सीख लिया। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास में एक सच्चा दोस्त है। और मियागी के मुंह से ये बात सुनकर कुसीनोगी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेसिकली मियागी छुट्टी पर चली गई थी। जिसके बाद में कुसीनोगी के पास में आता है एक नया ऑब्जर्वर जो कि बेसिकली एक 1.5 उम्र का अंकल था। जिसके बाद में कुसीनोगी उस नए ऑब्जर्वर के साथ में काफी सारा समय बिताता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुसीनोगी उस नए ऑब्जर्वर के साथ में इतना ज्यादा खुश नहीं था। वो बस जैसे तैसे कर अपना दिन काटता था। बट हम देखते कि कुछ समय बाद में मियागी वापस आ जाती है, जिसे देखकर कुसीनोगी बहुत ज्यादा खुश होता है। और मियागी के वापस लौटने की खुशी में कुसीनोगी उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ पर वो अक्सर अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ आया करता था। वेल एक जुगनू से भरी काफी बड़ी सुंदर सी जगह पर, जो देखकर मियागी बहुत ज्यादा खुश होती है। एंड ये दोनों साथ में काफी सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ पर मियागी कुसीनोगी को ये बताती है कि उसने उससे झूठ बोला था। कुसीनोगी की 30 साल के लाइफ स्पेन की वैल्यू 3 लाख येन थी ही नहीं। एक्चुअल में जो उसे 10,000 येन पर ईयर मिल रहे थे, असल में वो 30 येन पर ईयर थे। लेकिन मियागी ने कुसीनोगी के ऊपर तरस खाकर उसे ये पैसे दिए थे। अब क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला इसलिए तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। बट ये सब सुनकर कुसीनोगी मियागी को अपने गले लगा लेता है। एंड इस चीज पर कुसीनोगी मियागी से कहता है कि ये उसकी सजा थी। खैर यहाँ पर मियागी को भी इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिकॉज मियागी भी अब कुसीनोगी के लिए अपने दिल के अंदर फीलिंग डेवलप करने लगी थी। खैर अब कुसीनोगी के पास में 2 महीने बचे हुए थे, इसलिए अब वो मियागी से बोलता है कि वो अब बहुत ज्यादा खुश है, तो अब उसके बचे हुए लाइफ की क्या वैल्यू होगी। एंड इस पर मियागी कुसीनोगी को ये बताती है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस समय वो खुश है, सोसाइटी नहीं है। उसका सोसाइटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, इस वजह से उसकी लाइफ की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ी होगी। बट कुसीनोगी के मुंह से ये बात सुनकर मियागी ये बात समझ जाती है कि आखिर कुसीनोगी क्या करने का प्लान कर रहा था। बेसिकली कुसीनोगी अपनी बची हुई लाइफ को सेल करना चाहता था ताकि वो मियागी का डेब्ट तो चुका सके और मियागी भी बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ को जी सके। बट यहाँ पर मियागी कुसीनोगी को मना कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बची हुई लाइफ को सेल नहीं करेगा। देन अगेन ये लोग काफी सारी जगह घूमते और बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। एंड इसी तरीके से ये दोनों एक दिन साथ में अम्यूजमेंट पार्क भी जाते हैं। बट तभी मियागी को उसके बचपन का एक लौता दोस्त दिखता है, इसलिए यहाँ पर कुसीनोगी मियागी को इंकरेज करता है उसे उसके दोस्त से मिलने के लिए। बट ऑब्वियसली मियागी को दोस्त मियागी को देख नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पर मियागी सिंपली अपने दोस्त के पास जाकर खड़ी हो जाती है ताकि वो ऑब्जर्व कर ये पता लगा सके कि आखिर उसके दोस्त का नेचर कैसा है, वो पहले की तरह है भी या फिर नहीं। लेकिन ठीक तभी हम देखते कि मियागी के दोस्त की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है एंड ये दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर मियागी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। बट यहाँ पर कुसीनोगी मियागी को किस कर देता है, ये कहते हुए कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास भी अब एक बॉयफ्रेंड है। देन ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट जाते और खाना खाते हुए एक दूसरे से बात करते हैं, जो देखकर कुछ लोग कुसीनोगी के पास में आकर उसे बुली करने लगते हैं। बट ठीक तभी पीछे से एक लड़का आकर उन सभी बुली को वहाँ से भगा देता है। देन वो लड़का अपने कुसीनोगी से काफी सारी बातें करता है और ये दोनों साथ में दोस्त बन जाते हैं। एंड यहाँ पर कुसीनोगी उस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि मियागी से भी मिलवाता है। अब ऑब्वियसली वो लड़का मियागी को देख तो नहीं सकता था, बट फिर भी कुसीनोगी की फीलिंग को रिस्पेक्ट करते हुए वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि मियागी उसके सामने बैठी थी एंड वो मियागी को अच्छी तरीके से देख पा रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर देखते ही देखते कुसीनोगी के काफी सारे दोस्त भी बन जाते हैं, जो कि अक्सर साथ में कुसीनोगी के घर पर आते थे। एंड स्टिल वो सभी लोग मियागी को देख नहीं सकते थे, बट फिर भी वो लोग कुसीनोगी के सामने इस तरीके से प्रिटेंड करते थे जैसे कि मियागी सच में कुसीनोगी की गर्लफ्रेंड थी। खैर इसी तरीके से एक रात कुसीनोगी पानी पीने के लिए उठता है और वो देखता है मियागी की ड्राइंग बुक को, इसलिए वो सिंपली मियागी की ड्राइंग बुक को चेक करने लगता है। एंड यहाँ पर कुसीनोगी
कुशिनोगी ये देखता है कि मियागी ने उस हर जगह को ड्रॉ कर रखा था जहाँ पर वो कुशिनोगी के साथ में गई थी। एंड इवन उसने कुशिनोगी की एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग भी बनाई थी। एंड ये सब देखकर कुशिनोगी आधी रात के समय मियागी को ड्रॉ करने लगता है और यहाँ पर कुशिनोगी भी मियागी की बहुत ज्यादा सुंदर पोर्ट्रेट बनाता है। फिर इसी तरीके से समय बीतता और समर फेस्टिवल का भी दिन आ जाता है जहाँ पर ये दोनों साथ में समर फेस्टिवल में जाते हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली समर फेस्टिवल के दौरान कुछ बच्चे कुशिनोगी का मजाक उड़ा रहे थे, बट कुशिनोगी वो इस पूरे समय इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि मियागी उसके सामने थी। एंड कुशिनोगी की खुशी भरी स्माइल देखकर इवन बहुत से लोग खुश होते हैं। इवन बहुत से लोग तो कुशिनोगी को अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। एंड ये चीज मुझे इस मांगा की सच में बहुत ज्यादा पसंद है। बेसिकली लोगों की नजर में कुशिनोगी की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। बाकी के 90% लोगों को ये लगता है कि कुशिनोगी ये सारी चीजों को इमेजिन कर रहा है, बट स्टिल कुशिनोगी बाहर मौजूद 99% लोगों से बहुत ज्यादा खुश है। इसलिए कुशिनोगी की खुशी देखकर बाकी के लोग भी उसे अप्रिशिएट करते हैं कि कोई ना भाई, सिर्फ तू खुश है ये मैटर करता है, उसके पीछे का रीजन नहीं। एंड इस चीज से सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। फिर गाइस हम देखते हैं कि कुशिनोगी और मियागी साथ में फायरवर्क देखने लगते हैं। बेसिकली कुशिनोगी इस पूरे समय मियागी को देख रहा था। एंड इस पर मियागी कुशिनोगी से कहती है कि उसे तो वो बाद में भी देख सकता है, लेकिन इन फायरवर्क को शायद वो फिर कभी भी नहीं देख पाएगा। एंड इस पर कुशिनोगी कहता है कि फायरवर्क तो उसने उसकी पूरी जिंदगी भर देखे हैं, लेकिन तुम मेरे लिए फायरवर्क से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। हे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करो। प्लीज प्लीज मेरे मरने के बाद में मेरे बारे में पूरी तरीके से भूल जाना। इस तरीके से एक्ट करना जैसे कि मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट कुशिनोगी के मुंह से ये बात सुनकर मियागी उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। एंड यहाँ पर वो कुशिनोगी से कहती है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज कम से कम पिछले 1 महीने मेरे साथ रहे। मैं बाकी सब कुछ सहन कर सकती हूँ सिवाय इस चीज को छोड़ के कि तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। मुझे 30 साल ऐसी लाइफ जीना मंजूर है, बट मैं तुम्हारे साथ के ये कीमती 1 महीने नहीं गवा सकती हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। खैर गाइस सीन शिफ्ट होता और हमें रात में कुशिनोगी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेसिकली ये दोनों साथ में सो रहे थे बिकॉज मियागी सारी की सारी रात रोती रही थी। एंड यहाँ पर जैसे तैसे कर कुशिनोगी उसे शांत कराकर सुला देता है। एंड सुबह हमें यह पता चलता है कि मियागी की 2 दिन तक छुट्टी थी, इसलिए सिंपली यहाँ पर मियागी अपने घर पर चली जाती है। जिसके बाद में कुशिनोगी अगेन उस फैसिलिटी के अंदर जाता है एंड वो अपना बचा हुआ 1 महीना भी सेल कर देता है ताकि वो मियागी का सारा डेप्थ चुका सके। एंड यहाँ पर कुशिनोगी अपना 1 महीना बेचकर मियागी के 27 साल का डेप्थ चुका भी देता है। बट स्टिल मियागी को उस फैसिलिटी के अंदर 3 साल और काम करना था, क्योंकि ना सिर्फ कुशिनोगी ने अपने आप को खुश रखा बल्कि कुशिनोगी के आसपास मौजूद लोग उससे बहुत ज्यादा खुश थे, जिससे कि कुशिनोगी की लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड वो मियागी के 27 साल का डेप्थ चुका पाया और अब कुशिनोगी के पास में उसकी लाइफ के लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं। एंड मैंने तुम्हें मांगा की स्टार्टिंग में बताया था ना कि किसी भी इंसान को उसके लास्ट के 3 दिन अकेला छोड़ा जाता है ताकि वो खुलकर अपनी जिंदगी को जी सके, और इस पूरे समय उसके साथ में कोई भी ऑब्जर्वर मौजूद नहीं होता। इसलिए अब कुशिनोगी की लाइफ से मियागी भी पूरी तरीके से जा चुकी थी। खैर इसके बाद में कुशिनोगी उस पार्क के अंदर जाता है जहाँ पर वो अक्सर मियागी के साथ में आया करता था। एंड इस बार वो दुनिया की नजर में ही नहीं बल्कि असल में अकेला था। इवन यहाँ पर तो कुशिनोगी ये तक सोचने लगता है कि शायद उसने अब तक जो कुछ भी देखा था शायद वो एक सपना था। बट ठीक तभी हम देखते हैं कि कुशिनोगी के पास में कुशिनोगी के दोस्त आ जाते हैं जो कि कुशिनोगी से मियागी के बारे में पूछते हैं कि आखिर मियागी इस समय कैसी है। एंड इस पर कुशिनोगी उन सभी लोगों से कहता है कि मियागी अब जा चुकी है, अब वो इन लोगों के साथ नहीं है, इसलिए अगर अब वो लोग चाहें तो वो ये नाटक बंद कर सकते हैं। और ये सब कहते हुए कुशिनोगी फूट फूट कर रोने लगता है, जो देखकर जितने भी लोग कुशिनोगी को जानते थे वो सारे लोग कुशिनोगी के आसपास आ जाते हैं। एंड वो सारे लोग मिलकर कुशिनोगी को चुप कराने का ट्राई करते हैं कि आखिर मियागी ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की थी। एंड ये सुनकर कुशिनोगी खुद कम्प्लीटली शॉक हो जाता है कि ये सारे लोग बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये लोग मियागी को देख सकते हैं। बट ठीक तभी कुशिनोगी को पीछे से एक आवाज आती है एंड हम देखते हैं मियागी को जो कि वहां पर आकर सीधा कुशिनोगी को हक कर लेती है। और अब कुशिनोगी के साथ में मियागी सभी लोगों को देख पा रही थी। एंड मियागी को देखकर सभी लोग कुशिनोगी से कहते हैं कि तुम्हारी मियागी सच में एग्जिस्ट करती थी, तुम कोई झूठ नहीं बोल रहे थे। जिसके बाद में सभी लोग इन दोनों को पर्सनल स्पेस में छोड़कर चले जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि मियागी ने भी अपना पूरा का पूरा लाइफ स्पैन बेचकर
अपना सारा का सारा डेप्थ चुका दिया था। एंड अब उसके पास भी कुशीनोगी की ही तरह उसके लाइफ के लास्ट के 3 दिन बचे हुए थे। एंड गाइज यहाँ पर हम देखते कि ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। एंड इसी कमाल की एंडिंग के साथ में 3 डेज ऑफ हैप्पीनेस मांगा यहीं पर खत्म होती है। बेसिकली गाइज ये मांगा एक नॉवल से इंस्पायर है जिसका नाम है 3 डेज ऑफ हैप्पीनेस, जिस नॉवल को बाद में जाकर एक मांगा अडेप्टेशन मिला जिसका नाम पड़ा 10,000 येन पर ईयर। और इस पूरी मांगा के थ्रू ऑथर हमसे ये कहना चाहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर 1000 साल है या फिर 10,000 साल, अगर तुम अपनी लाइफ के एक एक पल को जीते नहीं हो तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद है। लेकिन अगर तुम तुम्हारी लाइफ के हर एक पल को खुलकर जीते हो तो तुम्हारी लाइफ की वैल्यू किसी की जिंदगी के 100 साल से भी ज्यादा की होती है। जस्ट लाइक इन दोनों की तरह। अब इन दोनों की लाइफ के जो बचे हुए 3 दिन है वो 3 दिन सच में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। जो 3 दिन इनकी पूरी लाइफ से ज्यादा सुंदर होने वाले हैं, क्योंकि उन 3 दिनों के दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ है। एंड गाइज अगर तुम्हें भी इसी तरीके की कोई लाइफ चेंजिंग वन शॉट मांगा पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। बाकी गाइज अगर तुम्हारा मन कुछ डार्क और डिस्टर्बिंग ट्राई करने का है तो तुम सिंपली मेरी दोकोमुशी की सीरीज या फिर तुम मेरी डेड ट्यूब की सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन कुछ हॉरर ट्राई करने का है तो तुम सिंपली यहाँ पर ऊपर टैप कर जुंजीतो की कमाल की वन शॉट मांगा को चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइज मैं तुमसे मिलता हूँ इसी तरीके की और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।